नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मौर्य साम्राज्य है, उसको हम कवर करेंगे। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने के साथ, और इसका अंत होता है 184 बीसी या 184 बीसी में ईसा पूर्व में, जब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं। बहुत टू द पॉइंट यहाँ पर बात की जाएगी आपसे, और जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी तरह से कवर किया जाएगा। तो अगर हम मौर्य काल से देखें तो हमको जो है क्रमबद्ध जो है इतिहास मिलने लगता है, मतलब क्रमानुसार। इससे पहले अगर हम देखते हैं वैदिक पीरियड की या जनपद पीरियड की, तो क्रम से जो हमें इतिहास नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रमबद्ध इतिहास मिलने लगता है। बहुत से जानकारी के स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, और ग्रीक साक्ष्य हैं, साथ में जो है आपके ब्राह्मण साहित्य हैं, साथ में पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जो है इन लिखित साक्ष्यों की या साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि होती है। मतलब क्रॉस चेक करने के लिए भी अगर हम देखें मौर्य काल की बातों को, तो बहुत से पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों का वर्णन दूसरे पुस्तकों में किया गया, तो आसानी के साथ हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, या उस पुस्तक से संबंधित, पुस्तक में लिखी गई बात से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। तो अगर हम इन स्रोतों को देखें मौर्य काल से संबंधित, तो तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो स्रोत है जो कि कहलाता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा स्रोत आपका विदेशी विवरण है, और तीसरा आपका पुरातात्विक स्रोत है। तो अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें कुछ पुस्तकें हैं, कुछ ग्रंथ हैं। अगर इन ग्रंथों को हम कैटेगराइज करें तो आपके तीन कैटेगरी के ग्रंथ हैं। पहला तो आप कहेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में अगर हम बात करते हैं तो आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, पुराण, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथों में आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे बौद्ध तथा जैन ग्रंथ हैं। इसके अलावा अन्य ग्रंथ हैं, तो ये आपके आ जाएंगे साहित्यिक स्रोतों में। कि साहित्यिक स्रोत में आपके ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, बौद्ध, जैन और अन्य ग्रंथ आ जाते हैं। विदेशी विवरण देखें, बहुत से विदेशी यात्री मौर्य काल में आए। जैसे एक मेगास्थनीज करके यात्री था, या राजदूत था, यात्री न होकर के वो राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो है भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य काल से संबंधित बातों को लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है ग्रीक इतिहासकार है जो स्ट्रैबो और कर्टियस हैं, ये ग्रीक इतिहासकार हैं। उन्होंने भी जो है मौर्य से संबंधित या मौर्य काल से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी बातें हैं, उनको अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो एक तरह से हम अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो लिखी बातें हैं उसको हम ग्रीक लेखकों द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनके द्वारा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मौर्य काल में हमको भरपूर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले की पीरियड की बात करते हैं तो पुरातात्विक साक्ष्यों का जो है अभाव ही है। बेसिकली साहित्यिक स्रोत ही थे। अगर हम आपका हर्यक वंश की बात करते हैं, या फिर जो है जनपद पीरियड की बात करते हैं, या वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो साहित्यिक स्रोत ही आपकी बेसिकली जो है मेन आप कह सकते हैं स्रोत है, जिन पे डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य भी पर्याप्त रूप में मौर्य काल में मिले हैं, या मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों का मिलना शुरू हुआ है मौर्य काल से। इसमें अशोक के अभिलेख हैं, 14 जो है मुख्य अभिलेख हैं। उसके अलावा लघु अभिलेख हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो है ताम्रपत्र अभिलेख हैं। उसके जूनागढ़ का जो है अभिलेख है, मृदबांड मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा भवन है, स्तूप है, गुफाएं हैं, मुद्राएं हैं, पंचमार्क जो है क्वाइन है। ये सब जो है पुरातात्विक साक्ष्यों में आते हैं। तो ये जो है ये जो स्रोत हैं स्पेशली मौर्य काल के मुख्य स्रोत हैं। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे ब्राह्मण साहित्यिक स्रोतों को ही देखेंगे और डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य मैंने बताया अर्थशास्त्र है, पुराण है, मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी गई है धुंडिराज
करके एक लेखक, उन्होंने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी गई। टीका क्या है? टीका दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक लिखी गई किसी कालखंड में, तो 200 सालों बाद, 500 सालों बाद किसी लेखक ने उसी पुस्तक को आधार बनाकर उस पर टीका या कमेंट्री राइट की है। तो ये टीकाएं भी जो है महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। मेन पुस्तक तो है ही, जैसे मुद्रा राक्षस है, और मुद्रा राक्षस के साथ ही मुद्रा राक्षस पर जो ढूंढीराज द्वारा लिखी गई टीका है, वो भी जो है उससे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। राजतरंगड़ी है, कल्हड़ द्वारा रचित है। कथा सरिता सागर है, सोमदेव ने लिखा है। बृहत कथा मंजरी है, और पतंजलि का जो है महाभाष्य है। तो ये जो पुस्तकें हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ में आती हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो मुद्रा राक्षस देख लें और अर्थशास्त्र देख लें, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये दो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। अर्थशास्त्र पर भी एक टीका लिखी गई है जो सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है, और ये जो है भट्ट स्वामी ने जो है इस टीका को राइट किया है। और भट्ट स्वामी ने जो इस टीका को राइट किया है उसका नाम क्या है? प्रतिपदा पंचिका। तो महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है, प्रतिपदा पंचिका भट्ट स्वामी ने क्या है, ये एक टीका है, अर्थशास्त्र पर लिखी गई है। तो इससे भी जो है जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसके बाद हम देखें तो फिर आपका मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्योंकि मुद्रा राक्षस में ही लिखित है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से घनानंद जो नंद शासक था उसको हराया गया। इसके अलावा विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से मौर्य कालखंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये जो चारों पॉइंट है ये आ जाते हैं ब्राह्मण साहित्य में। ये जो चारों पॉइंट है ये आपके ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बेसिकली बौद्ध ग्रंथों का रोल भी अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस से कम नहीं है, क्योंकि जो चाणक्य चंद्रगुप्त कथा है वो आपका जो है इन्हीं बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है। तो अगर हम इन बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो आपका सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं, दीपवंश महावंश। अब ये सिंहली मतलब श्रीलंका, जो श्रीलंका की लैंग्वेज है। अनुश्रुतियाँ क्या होती हैं? जब कोई चीज़ें, किसी चीज़ को सुनकर लिखा जाता है, जो 200, 500, 800 साल पहले प्रचलित चीज़ें थी या कहानियाँ थी, इनको जब लिखा जाता है तो वो अनुश्रुतियाँ कहलाएगी। तो इस तरह से दो सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं, एक दीपवंश है, एक महावंश है। और अगर आप इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मानिए दो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश महावंश। इसके अलावा बार बार इनका नाम आएगा। महावंश में चाणक्य चंद्रगुप्त की कथा है, तो इसलिए आप ये इसको ध्यान में रखिए। दीपवंश महावंश भी कह सकते हैं। दिव्यावदान है, अशोकावदान है, महावंश टीका है। अब जैसे महावंश तो एक मैंने बताया कि टीका क्या होता है। महावंश एक बुक है, उस बुक को आधार बनाकर टीका लिखी गई है, तो महावंश टीका उसका एक नाम भी है। उस महावंश पर जो टीका लिखी गई है, फिलहाल अभी आप ये जानिए महावंश टीका। आगे कुछ मतलब अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा उस महावंश पे जो लिखी गई टीका उसका नाम क्या है। महाबोधि वंश है और दीघ निकाय है। दीघ निकाय बहुत महत्वपूर्ण है। दीघ निकाय में ही 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो दीघ निकाय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो मौर्य वंश काल से संबंधित जानकारियाँ हैं उसको अब आगे के स्लाइड में पता चलेगा कि उसमें क्या क्या जो है मौर्य कालखंड से संबंधित जानकारियाँ हैं। तो ये आपकी बौद्ध साहित्य हो गया। जैन साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो कल्पसूत्र है, भद्रबाहु करके राइटर है, उन्होंने इसको राइट किया है। परशिष्ट पर्वन है, वहाँ पर परशिष्ट पर्व लिखा है, लेकिन आप ये समझिए ये परशिष्ट पर्वन करके एक ग्रंथ है, हेमचंद्र ने इसको लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैन साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मौर्य कालखंड से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद फिर आ जाता है बृहत कथा कोश, जो एक जैन साहित्य मतलब जो जैन ग्रंथ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजयों के बारे में संगम साहित्य में इसका वर्णन है। तो आप ये 3 ग्रंथ आप याद रख सकते हैं, आहनारूर, मुरनानूर और कपिलार, ये 3 ग्रंथ हैं। अब फिलहाल इनके राइटर भी हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप इसे संगम साहित्य को भी अगर आप समझते हैं, संगम साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजयों का जो है वर्णन है, किस तरह से दक्षिण उत्तरी कर्नाटक वगैरह में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो कुछ अभिलेख भी वहाँ पर मिले हैं और इन ग्रंथों में भी वर्णन है कि जो है मतलब जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन उत्तरी कर्नाटका
तक जो है फैला हुआ था। तो अहनारूर, मुरनानूर और कपिलार ये आपके जो हैं संगम साहित्य में आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये तो हो गया, हमने देखा साहित्यिक स्रोतों की बात की। अब उसके बाद आते हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में अगर हम बात करते हैं तो वही जो आपके ग्रीक हिस्टोरियन है, ग्रीक हिस्टोरियन, यूनानी जो इतिहासकार है, इसमें नियार्कस है, आनिसिक्रेटस है, एरिस्टोबुलस है, ये आपके जो है हिस्टोरियन हो गए। इसके अलावा मेगास्थनीस है, उसने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, मूल रूप से ये पुस्तक विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जो परवर्ती जो है ग्रीक लेखक हैं उन्होंने इसी पुस्तक का सहारा लेकर जो है अब चंद्रगुप्त मौर्य कालखंड से संबंधित जो है बातों को लिखा है। इन लेखकों में आ जाते हैं स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लूटार्क और जस्टिन। इन्होंने इंडिका में लिखी गई बातों को उद्धृत अपनी पुस्तकों में किया है। मूल रूप से मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक क्या है, लुप्त हो चुकी है। हाँ, उस पुस्तक के बारे में जानकारी कुछ दूसरी पुस्तकों में मिलती हैं जो परवर्ती क्लासिकल लेखकों ने लिखी है। उसमें अगर आप देखेंगे तो स्ट्रैबो, डियोडोरस और प्लूटार्क, जस्टिन है। अगर दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई स्लाइड में या कहीं पर किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में या कमेंट में ही मैं आपको जो है गाइड कर सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर सकता हूँ। इसमें मेरे कुछ बड़े भाई लोग भी देख रहे होंगे तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मतलब क्लियरिफिकेशन कर सकता हूँ वहाँ पर। दूसरा, अगर आप देखेंगे विदेशी विवरण के अलावा फिर आता है जो कि एक महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य वंश से संबंधित, जो क्या आता है पुरातत्व। पुरातत्वों की अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप देखेंगे लिखित सामग्री, अगर आप देखेंगे तो अशोक के अभिलेख ही आप जो है प्रथम आप इतिहास में लिखी गई लिखित सामग्री भारत में जो मिल रही है वो अशोक के अभिलेख ही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जब अभिलेखों की हम बात करते हैं तो अशोक हमको याद रहता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी दो अभिलेख मिले, एक सोहगौरा का अभिलेख है और एक आपका महास्थान अभिलेख है। तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर जो है अशोक के अभिलेखों पर ज़्यादा फोकस होता है। अशोक के अभिलेखों पर ज़्यादा फोकस होता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड मौर्यकालीन, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन जो दो अभिलेख हैं सोगौरा और महास्थान अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। उसको देखेंगे इसमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा देखेंगे रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एकमात्र अभिलेख है, ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक मौर्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य की एक साथ जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की एक साथ जानकारियां मिलती हैं। तो ये पुरातत्व हो गए, और भी कुछ आपके पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि अगले साइड में मैं आपको बता रहा हूं। अशोक के बाद भी कुछ अभिलेख मिले हैं, अशोक के शासन के अंत के बाद कुछ अभिलेख मिले। इसमें कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सालीहुड्डम, सालीहुड्डम का ब्राह्मी शिलाकलक लेख है। इन सालीहुड्डम का ब्राह्मी शिलालेख या कुमार देवी के अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण में 10 मौर्य शासकों का वर्णन मिलता है, ये बताया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में 13 मौर्य शासकों की चर्चा है, लेकिन आप ये समझिए विष्णु पुराण में 10 मौर्य शासकों का वर्णन है। 10 मौर्य शासकों ने 137 वर्षों तक शासन किया। अब हम शुरुआत करते हैं मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था और चाणक्य की मदद से जो है नंद शासक घनानंद को हराता है और मगध का शासक बनता है। 322 ईसा पूर्व में वह गद्दी पर बैठता है। तो फिलहाल हम एक ही बहुत ही डिस्प्यूटेड जो क्वेश्चन है बात कर लेते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कुल क्या था, किस कुल से वो बिलोंग करता था, चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल से बिलोंग करता था। तो ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शूद्र कहा गया है। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, जबकि जैन तथा बौद्ध साहित्य में उसे क्षत्रिय बताया गया। ग्रीक साहित्य में उसे कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य तो सामान्य कुल का था, पर वह निम्न परिस्थितियों का दास था, निम्न परिस्थितियों में जन्मा हुआ उसे बताया गया है। तो
ग्रीक साहित्य में उसे सामान्य कुल का, ब्राह्मण साहित्य में उसे शूद्र और जैन तथा बौद्ध साहित्य में उसको क्षत्रिय बताया गया है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वंश परिचय, उत्पत्ति, जो भी उसे चाणक्य चंद्रगुप्त की कथाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्राह्मण साहित्य से। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शूद्र बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि विष्णु पुराण में लिखा है कि शिशुनाग वंश के पश्चात शूद्र योनि के राजा राज करेंगे। तो शिशुनाग वंश के पश्चात अगर आप देखें तो फिर आपका जो है शिशुनाग वंश के बाद फिर आपका नंद वंश है, नंद वंश के बाद फिर आपका जो है जो आपका मौर्य वंश है। तो मौर्य को एक तरह से शूद्र रिफर किया गया है विष्णु पुराण में। तो ये एक स्टेटमेंट जो है विष्णु पुराण में है, तो उस आधार पे जो है ये बताया गया विष्णु पुराण में कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? एक शूद्र था। इसके अलावा कहानी है कि भाई विष्णु पुराण के जो टीकाकार हैं, टीकाकार कमेंट्री राइट किया है जिन्होंने विष्णु पुराण पर, श्रीधर स्वामी, उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त जो है नंदराज की पत्नी मुरा, नंदराज की पत्नी थी मुरा, मुरा से उत्पन्न हुए और मुरा से उत्पन्न होने के कारण मौर्य कहलाए। तो ये एक स्टोरी, ये ध्यान रखिए। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ वो मान्य नहीं है, लेकिन आप फिलहाल जानिए विष्णु पुराण में जो उद्धरण है कि इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति मुरा से हुई, जो नंदराज की पत्नी थी, और मुरा से उत्पन्न होने के कारण मौर्य कहलाए। मुद्रा राक्षस में अगर आप देखेंगे, जिसमें नंद वंशों के शासकों को उच्च कुल कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त को जो है निम्न कुल कहा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो वृषल तथा कुलहीन कह दिया गया है चंद्रगुप्त के लिए। चंद्रगुप्त के लिए मुद्रा राक्षस में वृषल तथा कुलहीन जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, कथा सरिता सागर है, बृहत कथा मंजरी है, इसमें चंद्रगुप्त की उत्पत्ति शूद्र बताई गई है तथा उन्हें पूर्व नंद सुत की संज्ञा दी गई। कथा सरिता सागर, बृहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त की उत्पत्ति शूद्र बताई गई है और पूर्व नंद सुत की संज्ञा दी गई है। ये रहा ब्राह्मण साहित्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बतलाता है। अब बौद्ध और जैन साहित्य की बात करें, जैन साक्ष्यों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शूद्र नहीं थे, वो क्षत्रिय थे। ठीक है, बौद्ध तथा जैन साहित्य इसकी तरफ इशारा करते हैं। तो अगर हम देखें कुछ जो है बौद्ध ग्रंथ हैं, जो महापरिनिब्बाण सुत है, दीघ निकाय है, दिव्यावदान है, महावंश है, सीधा सीधा जो है मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। इसके अलावा जो महापरिनिब्बाण सुत है मौर्यों की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालता है। ये कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मोरी पिपली वन करके एक प्लेस था, वहाँ के वो क्षत्रिय शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मोरी पिपली वन के जो है क्षत्रिय शासक थे। अब ये मोरी पिपली वन कहाँ पर है? मोरी पिपली वन जो है आपका गोरखपुर और नेपाल के बीच का क्षेत्र है। और ये बताया गया कि जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद ये जो मौर्य शासक थे, जो मौर्य क्षत्रिय शासक थे, कुशीनगर के मल्लों के पास जाते हैं और बुद्ध के अवशेषों का अंश प्राप्त करने के लिए राजदूत भेजकर क्षत्रिय होने के आधार पर ये जो है क्लेम करते हैं उनको भी महात्मा बुद्ध के शरीर का अंश प्राप्त होना चाहिए। और स्टेटमेंट है महापरिनिब्बाण सूत में कि भव अप खत्ती मैं अपि खत्ती, मतलब आप भी खत्ती हैं और मैं भी खत्ती हूँ। खत्ती मीन्स क्षत्रिय, और इस आधार पर हमको भी महात्मा बुद्ध के शरीर का अंश मिलना चाहिए। तो ये आप मौर्यों के विषय में सबसे प्राचीनतम अगर ऐतिहासिक उल्लेख आया है तो कहाँ पर आया है? आप याद रखिएगा, महापरिनिब्बाण सूत में ही। ये आपका बौद्ध ग्रंथ है और यही उल्लेख है कि भव अपि खत्री मैं अपि खत्री, मतलब आप भी खत्ती हैं और मैं भी खत्ती हूँ। इस आधार पर जो है हमको महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष प्राप्त होने चाहिए।
तो ये कहाँ के क्षत्रिय थे? ये मोरी पिपली वन है, और मोरी से ही जो है मौर्य आप कह सकते हैं कि नामकरण हुआ इन शासकों का। इसके अलावा सिंहली जो अनुश्रुति है महावंश, उसके अनुसार जो है जो क्षत्रिय मोरी कुल में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ, वो भी यही इशारा कर रहा है कि भाई क्षत्रिय हैं मोरी कुल में, मोरी पिपली वन के शासक थे। अब ये बताया जा रहा है महावंश में कि ये जो मोरी थे स्पेशली जो है कपिल वस्तु के शाख्यों की एक शाखा थी। कपिल वस्तु के जो शाक्य थे, शाक्य वंश था, शाक्य क्षत्रिय होते थे, तो कपिल वस्तु के शाक्यों की एक शाखा थी। और कौशल नरेश बिड्ढव के आक्रमण के फलस्वरूप जो है ये कपिल वस्तु के जो शाक्य हैं ये जो है पिपली वन आकर बस जाते हैं और मौर्य कुल कहलाने लगते हैं, और उसी वंश का जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। मोरों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध था, इसलिए जो है इसके निवासी क्या कहलाए? मौर्य कहलाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे महाबोधि वंश में भी चंद्रगुप्त को नरिंद कुल संभव बताया गया है। नरिंद कुल संभव मीन्स क्या होगा? राजा के कुल से संबंधित, मतलब राजकुल से संबंधित, अर्थात क्षत्रिय। महावंश टीका में उसको शाक्य क्षत्रिय कहा गया है। इसको मैंने बताया महावंश टीका का एक स्पेसिफिक नाम है जो आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल आप महावंश टीका जो है उसमें उसे शाक्य क्षत्रिय कहा गया है। इसके अलावा दिव्यावधान में जो है दिव्यावधान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक को स्पष्ट क्षत्रिय कहा गया है। तो ये तो बहुत सारे कह सकते स्टेटमेंट हैं, उद्धरण है, जिसमें सीधा सीधा जो है बौद्ध ग्रंथ सीधा सीधा क्षत्रिय बताते हैं किसको? मौर्यों को। नेक्स्ट हम आगे देखें, जैन ग्रंथों की बात करें तो फिर मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, याद रखिएगा परशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ था, इंपॉर्टेंट ग्रंथ। और परशिष्ट पर्वन में भी जो है उनको क्षत्रिय बताया गया है, और इसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं मयूर पोषकों के ग्राम, वही पिपली वन या पिपली वन की तरफ जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है, मयूर पिपली वन पोषकों के गांव के मुखिया का दौहित्र तथा क्षत्रिय बताया। कुल मिला के आप समझिए कि जो है परशिष्ट पर्वन है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, और वही पिपली वन वाले भाग के जो है क्षत्रिय शासक के रूप में उनको दिखाया गया है या बताया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें, अशोक के जो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ है, अशोक का एक स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़ कहलाता है, इस स्तंभ में जो मयूर की आकृति जो है मिली है। तो इस आधार पर जो है ये सिद्ध हुआ कि भाई ये मयूर जो है मौर्यों का राज चिन्ह था। और यह भी जो है उसी कथा की तरफ इशारा करता है कि जो है जो आपके मौर्य थे वो आपके जो है मौर्य पिपली वन भाग के शासक थे, मौर्य पिपली वन क्षेत्र के शासक थे। इसके अलावा अगर आप देखें अर्थशास्त्र में, अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र भी उसी तरफ इशारा करता है। और अगर अर्थशास्त्र की बात को हम मान लें, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे वो खुद चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहने, तीनों ही उनके ही नाम थे। तो उन्होंने जो उल्लिखित किया है कि दुर्बल व्यक्ति यदि उच्च वर्ण का हो तो वह निम्न कुल उत्पन्न बलवान व्यक्ति की अपेक्षा राजा होने के योग्य होता है। तो स्टेटमेंट कहता है, या हम कहें चाणक्य कहते हैं कि दुर्बल व्यक्ति भी अगर उच्च वर्ण का हो तो राजा बनने के लिए उसी को प्रिफर किया जाना चाहिए। भले ही जो है निम्न कुल का उत्पन्न व्यक्ति जो है बलवान हो तो, लेकिन वो राजा होने के योग्य नहीं है। राजा होने के योग्य वही है जो कि उच्च वर्ण का हो। तो अर्थात अगर जो चंद्रगुप्त मौर्य निम्न वर्ण का होता या निम्न कुल का होता तो खुद जो है चाणक्य उसको अपना शिष्य नहीं बनाते, क्योंकि चाणक्य का खुद विचार जो है अर्थशास्त्र में है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो क्षत्रिय थे, और यही सबसे एक्सेप्टेड मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी मत हैं उन मतों के बारे में पूछा जाएगा, उन मतों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इस आधार पर इन क्वेश्चंस का उत्तर दिया जाएगा।
अब हम विदेशी साक्ष्यों की बात करते हैं। भाई ग्रीक जो इतिहासकार है, जो यूनानी इतिहासकार हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो जस्टिन जो है वो लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सामान्य कुल था। वो ना निम्न कुल का बात करते हैं ना ही उच्च कुल का बात करते हैं। वो बताते हैं कि भाई वो तो सामान्य कुल के चंद्रगुप्त मौर्य जो है सामान्य कुल का व्यक्ति था और तथा दैवी प्रेरणा से वह सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। मतलब उसकी नियति थी सम्राट बनने की, ये कहना है जस्टिन का। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को तो चंद्रगुप्त मौर्य कहा नहीं जाएगा, उनको नाम दिया गया है। और ये नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। ग्रीक साहित्य में दो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, एक सेंड्रोकोट्स है, सेंट्रोकोट्स नहीं, गलती से वो सेंट्रोकोट्स लिखा गया, आप समझिए सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, ये दो नाम है ग्रीक साहित्य में। ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को इन दो नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा विलियम जोन्स करके एक इतिहासकार थे, इन्होंने फरवरी 1793 में ये सिद्ध किया जो ग्रीक साहित्य में वर्णित सेंड्रोकोट्स है वो वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य है। इससे आप कह सकते हैं एक नई दिशा मिलती है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को। इसके अलावा विलियम जोन्स ने ही ये बताया कि मेगास्थनीज ने जो उल्लिखित, मतलब मेगास्थनीज द्वारा जो आपका पालीब्रोथा करके जगह है वो जो है क्या है, वो पाटलिपुत्र है। जो मेगास्थनीज ने पालीब्रोथा के बारे में बताया वो वास्तव में किसकी बात की है, वो पाटलिपुत्र की बात की है। तो ये जो है विलियम जोन्स का कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त, ऐसा कौन सा अभिलेख है कि भाई चंद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त का जहाँ पर नाम चंद्रगुप्त मिला है, चंद्रगुप्त संज्ञा का सबसे प्राचीनतम तथा एकमात्र अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जहाँ पर चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त कहा गया है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कुल की बात हो गई, ग्रीक साहित्य में उसको क्या कहा गया है, कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त कहा गया है, ठीक है। तो इन सब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो उस डिस्क्रिप्शन से जो भी आप ये पीडीएफ देख रहे हैं पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह उसका ले रहे हों तो ये ऑलरेडी जो है मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। फ़िलहाल अगर रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपको वीडियो में मैंने बताया कि अगर वैल्यू आपके लिए है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की, ठीक है, जो कि आप लोगों को, मोस्टली लोगों को पता ही होगा। इस पे बहुत से सीरियल्स भी बन चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, चाणक्य नीति, बहुत सी चीज़ें जो है पॉपुलर है और देखते हैं। फ़िलहाल तो हमको उन सीरियल्स के बारे में, सीरियल्स में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को दिखाया गया है, लेकिन हम फिलहाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर करेंगे, देखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, महावंश मैंने बताया था, बौद्ध ग्रंथ है, महावंश के अनुसार जो है कि जो चंद्रगुप्त का जो पिता था वो मौर्य नगर का प्रमुख था। याद रखिएगा, महावंश की ये कहानी है, महावंश में ये कहानी लिखी है कि भाई उसके पिताजी मौर्य नगर के प्रमुख थे। एक सीमांत युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की मृत्यु हो जाती है। ये पूरा पॉइंट जो है इस कहानी को बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की मृत्यु हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है पाटलिपुत्र में हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में होता है, मतलब उसकी माँ कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र से बिलोंग करती थी। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जन्म होता है। और एक गोपालक जो है, गोपालक मीन्स जो है गाय का लालन पालन करने वाला, गोपालक गाय को पालने वाला, तो गोपालक के यहाँ उसका जीवन व्यतीत होता है बचपन का। बड़ा होने के बाद जो है वो शिकारी के हाथों बेच दिया जाता है। और जब शिकारी के हाथों जब बेच दिया जाता तो एक जो है राजकीय कीलम या राजकीलम या राजकीय खेल था, उसमें वो व्यस्त होता है। तब जो है चाणक्य की निगाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ती है और वो देखता है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजकीलम में व्यस्त है। वह जो है उसके पास
समस्याएं आ रही हैं, कुछ लड़के उसके पास समस्याएं ले आ रहे हैं जो कि प्रजा का जो रोल प्ले कर रहे हैं, और चंद्रगुप्त जो है एक राजा का रोल प्ले कर रहा है। तो एक राजा की तरह से तार्किक क्षमता के साथ जो है इन समस्याओं को समाधान कर रहा है, और उसको देखकर जो है चाणक्य को कुछ नजर आता है, और उस शिकारी से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेता है। 1000 कारसापड़ देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेता है। कारसापड़ दोस्तों जो है मौर्य के समय चलने वाले मुद्रा को हम कारसापड़ या पड़ कह सकते हैं। तो कारसापड़ 1000 कारसापड़ देकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को खरीद लेता है। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेता है उस शिकारी से, और उसको फिर तक्षशिला ले जाता है। चाणक्य जो है तक्षशिला में आचार्य थे, तक्षशिला में ले जाता है, जहाँ पर वह जो है 8 वर्ष तक उसकी विधिवत शिक्षा होती है और वह सारी विधाओं में निपुण होता है। फिर उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य आप कह सकते हैं मगध पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जो है उनको सफलता नहीं मिलती है, और नतीजन जो है चाणक्य को जो है भागना पड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य को भी भागना पड़ता है, उनकी सेना नष्ट हो जाती है। और फिर दूसरी कथा जो है महाबोधि वंश में वर्णित है कि दोनों वहाँ से भागकर पंजाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। तो एक रात्रि में जो है एक घर में अतिथि के रूप में विश्राम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कौटिल्य है एक वाकयात देखता है। वो वाकयात क्या था, वो घटना क्या थी कि एक बालक जो है बीच से गर्म रोटी खाने का बार बार जो है प्रयास कर रहा था, और रोटी गर्म थी, वो जल जा रहा था। तब उसकी माँ उसको डांट रही थी, तो उसने माँ ने डांटते हुए उस बालक से कहा कि भाई तू भी वही गलती कर रहा है जो कि कौटिल्य ने की, मतलब सेंटर पार्ट पर सीधे तुम जाके रोटी तोड़ रहे हो जो सबसे गर्म होता है, तुमको साइड से तोड़ना चाहिए। ये उसकी माँ ने उस बालक को समझाते हुए कहा। तो कौटिल्य ने भी जो है अपनी गलती का एहसास किया। उसने कहा भाई मगध मगध तो भाई सबसे मजबूत है, सेंटर है। घनानंदे जो उस समय का शासक था, पावरफुल शासक था, तो उसके बजाय जो है आसपास के जो सीमांत प्रदेश हैं पहले उनको जीतना चाहिए, उसके बाद मगध पर आक्रमण करना चाहिए। तो इस घटना के बाद जो है चाणक्य ने या कौटिल्य ने अपनी रणनीति को जो है बदला, और सीमांत प्रदेश जैसे पंजाब सिंध को जो है जीतने का प्रयास करने लगा, और वहाँ पर सफल भी होता है, पंजाब सिंध को जीतता है, और उसके बाद फिर जो है वो मगध की तरफ आते हैं, फिर मगध पर जीत हासिल करते हैं। फिलहाल आगे पॉइंट पर देखें कि ये जो है चाणक्य चंद्रगुप्त की जो कथा है, ठीक है, तो आप मैंने बताया था, याद रखिएगा, ये महावंश में लिखी गई है। और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि महावंश पर जो टीका लिखी गई है उसका मैं नाम आपको बताने वाला था। तो नाम है, उस टीका जो नाम है उसका नाम है वसंत प्रकाशनी। याद रखिएगा, वसंत प्रकाशनी। महावंश पर जो टीका लिखी गई है 10वीं शताब्दी में, उसका नाम है वसंत प्रकाशनी। तो महावंश और वसंत प्रकाशनी या महावंश की जो टीका है उसका नाम ही क्या है, वसंत प्रकाशनी। दोनों में चाणक्य चंद्रगुप्त की कथा जो है ये मिल जाती है। इसके अलावा विशाख दत्त है, उनकी मुद्रा राक्षस में भी ये कथा है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में भी ये कथा का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस के अलावा कथा सरिता सागर में भी इसी चाणक्य चंद्रगुप्त की कथा का वर्णन है। इसके अलावा अगर आप देखें यूनानी लेखक प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार एक अजब ही इंटरेस्टिंग वर्णन आता है। वो लोग बताते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी, और वो इंटरेस्टिंग जो है घटना है, प्लूटार्क जस्टिन ये कहते हैं कि भाई सैनिक प्रशिक्षण के दौरान चंद्रगुप्त जो है सिकंदर से मगध विजय के संदर्भ में मिला था, और चंद्रगुप्त बहुत ही स्पष्टवादी था। उसने सिकंदर की कुछ बातों का जो जवाब दिया से सिकंदर नाराज हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है पकड़ने का आदेश देता है सिकंदर। सिकंदर जेल में रहता है, लेकिन चालाकी से वह बच जाता है। लेकिन जो है उस सैनिक प्रशिक्षण के दौरान जो यूनानी आप कह सकते हैं युद्ध की तकनीकों को सीखता है, और उस तकनीकों के बल के उन तकनीकों के बल पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका मगध के शासक घननंद को हराने में सफल होता है। तो ये प्लूटार्क जस्टिन या यूनानी लेखक सिकंदर की महानता का ही वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर।
और ये हमेशा ये दिखाने की ही कोशिश करेंगे भाई चंद्रगुप्त मौर्य की विजय तो ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि जो है उस तकनीक जो यूनानी तकनीक है उसकी तकनीक की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध को हराने में सक्सेसफुल होता है, ये कहना है प्लूटार्क और जस्टिन का। इसके अलावा हम देखेंगे पंजाब और सिंध की विजय, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करें। पंजाब और सिंध को किन परिस्थितियों में जीता गया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। 325 ईसा पूर्व में अगर आप देखें तो स्थिति जो है सिकंदर तो आप कहेंगे पूरे अंदर तक अगर आप देखेंगे मगध इन्हीं पंजाब और सिंध रीजन में वो रहा और आगे बढ़ न पाया। उसके सैनिकों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल सिकंदर ने जो प्रदेश जीता उस पर उन्होंने छत्रप नियुक्त किए, वो छत्रप कहलाते थे। उन्होंने अपने जनरलों या सेना के कमांडर जो थे उनमें जो है इस जीते हुए प्रदेश को क्या किया, विभाजित किया, ये छत्रप कहलाते थे। तो 325 ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण जो है छत्रप था फिलिप द्वितीय, उसकी भी हत्या हो जा रही है, ठीक है। और सिकंदर की भी 323 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जा रही है। तो कहानी अगर आप देखेंगे तो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं। पंजाब और सिंध प्रदेश पर जीत हासिल करने की बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं। वहाँ पर एक विदेशी शासक का जो रूल है जिसको वहाँ की जनता लाइक नहीं कर रही है और विदेशी शासन भी ये ढह रहा है, ठीक है। यूनानी क्षत्रपों की हत्याएं हो रही हैं, तो हर वहाँ की प्रजा भी जो है इस विदेशी शासन से जो मुक्त होना चाहती है। तो इस तरह से 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद दो संधियां होती हैं। एक तो बेबीलोन की संधि होती है और दूसरी जो है संधि ट्रिपेरिडिसस की संधि होती है। ट्रिपेरिडिसस की संधि होती है 321 ईसा पूर्व में। तो पहली संधि अगर ये दिखा रही बेबीलोन की संधि मतलब विभाजन हो रहा है साम्राज्य का, ये क्षत्रप आपस में विभाजन करने के लिए संधियां कर रही है। 321 की जो संधि है, जो ट्रिपेरिडिसस की संधि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये दिखा रही है कि किस तरह से जो है कि आप देखेंगे दूसरा जो ये पॉइंट जो है, इस संधि में सिंधु नदी के पूर्व भारत का कोई प्रदेश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। मतलब इस संधि में जो है सिंधु नदी के पूर्व का भाग जो है सम्मिलित नहीं किया गया, अर्थात संभवतः इन प्रदेशों पर इन क्षत्रपों का कोई अधिकार नहीं रह गया था और ये अधिकार आ गया था किसके अंडर में, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 321 ईसा पूर्व में ये सिद्ध हो रहा है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा जस्टिन ने भी लिख दिया भाई, जस्टिन ने सीधा सीधा लिख दिया, वो सीधा पॉइंट आउट कर रहा है। जस्टिन से लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। तो वही फिलिप द्वितीय की हत्या को पॉइंट आउट कर रहा है जस्टिन। और इस स्वतंत्रता का नायक सैंड्रो कोट्स था। देखिए मैंने बताया सैंड्रो कोट्स था कि इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ग्रीक नेम था। तो जस्टिन भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भाई जो पंजाब और सिंध में जो है जो ये परिस्थितियां बन रही हैं और जो क्षत्रपों की हत्याएं हो रही हैं, जो वहाँ की जनता विद्रोह कर रही है, उसका जो नायक है कौन है, सैंड्रो कोट्स है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा अगर आप देखें 317 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भारत का जो अंतिम यूनानी क्षत्रप या सेना नायक था यूडेमस भी भारत छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात मतलब पूर्णतया जो है सिंध और पंजाब पर चंद्रगुप्त का अधिकार इस समय तक हो चुका था। तो ये रहा पंजाब सिंध विजय। उसके बाद अगर हम आगे देखें फिर चंद्रगुप्त वहाँ पर सेना एकत्रित करता है और उन सेनाओं को एकत्र करके फिर मगध की तरफ कूच करता है। मौर्य की सेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में जो है प्लूटार्क ने लिखा है वही लगभग 6 लाख की सेना थी। 6 लाख सेना को लेकर संपूर्ण भारत को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद डाला। तो बहुत ही अतिशयोक्ति वर्णन है, विश्वसनीय नहीं है। 6 लाख की सेना नहीं थी या 6 लाख की सेना नहीं हो सकती थी उस समय फिलहाल, लेकिन फिर भी एक अवश्य जो है बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ठीक है। आगे हम देखें भाई मगध विजय और नंदों की इन्मूलन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखें कि भाई स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मुद्रा राक्षस में मैंने बताया था कि किस तरह से जो है
नंदवंश के उन्मूलन का वर्णन है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदों को हराता है और मगध का शासक बनता है। पुराणों में भी इसका वर्णन है, मिलिंद पनो करके ग्रंथ उसमें वर्णन है, ठीक है, मुद्रा राक्षस में है, और महावंश का जो टीका है वसंत प्रकाशनी वहाँ पर भी है। जो जैन ग्रंथ है परशिष्ट पर्वन, इसमें भी यही बात लिखी गई कि मौर्यों ने नंदवंश का उन्मूलन किया। तो कई जगह से ये क्रॉस चेक हो जाता है इस घटना कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद शासक घननंद को हराया। आगे हम देखें, इस घननंद को हराने में एक राजा था पर्वतक। घननंद को हराने में तो चंद्रगुप्त के साथ एक राजा और था जो था पर्वतक, ठीक है। तो पर्वतक की संयुक्त सेना के साथ, चंद्रगुप्त और पर्वतक की संयुक्त सेना ने पाटलिपुत्र पर धावा बोला, और मिलिंद पनों में इस युद्ध का वर्णन है और अतिरंजित वर्णन है, मतलब बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, जो कि अविश्वसनीय है, विश्वास नहीं कर सकते हैं। और इस संयुक्त सेना का मुकाबला जो है घननंद अपने सेनापति भद्रसाल द्वारा, मतलब भद्रसाल और घननंद करते हैं, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या रहता है भाई, घननंद की हार होती है। और यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर घननंद का एक अमात्य है, मंत्री है सक्टार। सक्टार जो है इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की अप्रत्यक्ष सहायता करता है। तो इम्पॉर्टेंट भाई, कौन सा मंत्री था घननंद का जो चंद्रगुप्त की सहायता कर रहा, तो सक्टार है। इसके अलावा घननंद को मार दिया गया कि उसको छोड़ दिया गया। उसमें देखिए एक महावंश जो वसंत प्रकाशनी है, महावंश टीका, उसमें जो है बताया गया कि घननंद युद्ध में वध कर दिया गया। जबकि जो परशिष्ट पर्वन है, जो जैन आपका जो है ग्रंथ है, वो कब बताता है कि भाई घननंद ने आत्मसमर्पण किया गया, जीवन दान उसको दे दिया गया, परिवार सहित उसको पाटलिपुत्र छोड़ने का आदेश दे दिया गया। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत, जिसमें जो है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बनता है। तो ये आपका जो है यहाँ तक की स्टोरी रही। मगध का शासक बनता है, मगध के शासक बनने तक की कहानी है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, सेल्युकस के साथ जो उसकी संधि हुई या जो संघर्ष हुआ। तो इसमें देखेंगे, इसका बैकग्राउंड पहले चेक करेंगे। तो आप देखिएगा सेल्युकस कौन था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 312 ईसा पूर्व में एंटियोकस का पुत्र, एंटियोकस करके एक आपका शासक था या क्षत्रप था, उसका जो पुत्र जो है सेल्युकस निकेटर जो है सीरिया का शासक बन रहा है 312 ईसा पूर्व में। उसके बाद अगर हम देखें, अब सेल्युकस निकेटर महत्वाकांक्षी शासक था। उसको ये पता था किस तरह से पंजाब और सिंध जो प्रांत थे सिकंदर के समय, एक समय जो है यूनानियों के ही कब्जे में थे। तो इस तरह से वह फिर उस पंजाब सिंध या सीमांत प्रांतों पर वो कब्जा करने के उद्देश्य से जो है वह एक तरह से सिंधु नदी को पार करता है 305 ईसा पूर्व में, और वो चढ़ाई कर रहा है। उसकी सेना सिंधु प्रदेश तक आ पहुंचती है। तो अंत में चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या करेगा, युद्ध करेगा, संघर्ष करेगा। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे संघर्ष होता है सेल्युकस में और चंद्रगुप्त मौर्य में। बट जो है 303 ईसा पूर्व में संधि करनी पड़ती है सेल्युकस की, क्योंकि मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो एक विशाल सेना थी, ठीक है। या हो सकता है सेल्युकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की शक्तियों का कम आकलन किया और इसलिए जो है सिंधु नदी को पार करके सिंधु प्रदेश तक आ गया था वो, और संधि करनी पड़ी सेल्युकस को। और इस संधि का जो वर्णन जो है, विवरण जो है जो यूनानी इतिहासकार हैं स्ट्रैबो, एपिनियस, प्लूटार्क ने, ठीक है, एपियनस और प्लूटार्क और स्ट्रैबो तीनों ने जो है इस संधि के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है। इस संधि में जो है 4 कंडीशन थी। पहला जो था, सेल्युकस को 4 प्रांत जो है वापस करने पड़े। किसको? चंद्रगुप्त को। और ये थे कंधार, काबुल, हेरात और मकरान। अपनी पुत्री का भी विवाह सेल्युकस को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप जो है सेल्युकस को 500 हाथी प्रदान किए। अरे भाई, प्रदान ही करेगा चंद्रगुप्त मौर्य, कहाँ पर वो जो है युद्ध कर रहा था। और
एक तरह से उसने अपने सेल्यूकस को अपना ससुर बना लिया, एक मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, तो एक तरफ से आप कह सकते हैं उसकी सीमाएं सुरक्षित हो गई। चौथा जो पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत अराकोसिया से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अराकोसिया मतलब कंधार, ठीक है। तो अराकोसिया से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा गया जो आपका मेगास्थनीज था। ये प्रथम विदेशी राजदूत है। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मेगास्थनीज को यात्री हम नहीं कहेंगे, मेगास्थनीज क्या था, राजदूत था, यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया। तो ये चार आपकी कह सकते हैं कि शर्तें थीं जो 303 ईसा पूर्व में संधि हुआ सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब जो है, जो विंसेंट स्मिथ ने लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो हिंदुकुश जो है पर्वत तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो गया। वैज्ञानिक सीमा जो है हिंदुकुश पर्वत हो गई, और उस सीमा को प्राप्त करने के लिए बहुत से राजा निरर्थक ही प्रयास करते रहे, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, लेकिन वो उस सीमा को प्राप्त नहीं कर पाए जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। ये कहना है विंसेंट स्मिथ का। ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है। तो आप देखिए ये आपका जो है यहाँ से लेकर आपका लगभग उत्तरी कर्नाटका है, ठीक है। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। इस मैप में कलिंग को बाहर दिखाया गया है, लेकिन नहीं, नंदों के समय ये आपका ये पार्ट अगले मैप में मैं दिखाता हूँ। तो ये आपका अब मान के चलिए कि ये साम्राज्य है। इधर आपका ये हेरात है, ये बलूचिस्तान या जिसको मकरांतट जेड्रोसिया कहा जाता था। ये आपका जो है एराकोसिया जो मैंने बताया कंधार, जहाँ से जो आपका राजदूत आया, ठीक है। और मैंने बताया था हेरात, हेरात है, एक मिनट, कि हेरात, ये है मकरान। उसके बाद आप देखिएगा ये पैरोपिनिसद, ठीक है। ये जो चार प्रांतों की बात हो रही है एराकोसिया, ये जो चार प्रांत जो है किसको, मतलब उसकी सीमा आप देखिए कि अफगानिस्तान के यहाँ तक, यहाँ तक ये सीमा है। एक मिनट, तो ये एक तरह से आप देखिए कि एक पूरा अफगानिस्तान तक उसकी सीमा थी। इधर अगर आप देखेंगे तो ये सौराष्ट्र का प्रदेश, उसको भी हम देखेंगे, पश्चिम विजय की बात करेंगे तो आप देखेंगे अभी आगे किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है सौराष्ट्र वगैरह तक जो है यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक आपका सौराष्ट्र का शासक था या राज्यपाल था पुष्यगुप्त। सुदर्शन झील के निर्माण करवाने की बात हो रही है। आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसकी पुष्टि करता है। और ये उत्तरी कर्नाटका है। कलिंग भी अगर आप बात करते हैं, अब यहाँ पर उसको स्वतंत्र दिखाया गया, लेकिन फिलहाल कलिंग वगैरह जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या था, वो उसके अधीन ही था, क्योंकि नंदों के समय भी कलिंग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नंदों के समय में भी कलिंग जो है नंदों के अधिकार में था, और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी। अब बिंदुसार के समय में कलिंग जो है स्वतंत्र हो गया था, तो उसी वजह से जो है अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये जो है आप देखिए कि इधर आपका बंगाल तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो है सीमा का विस्तार था इधर, और इधर आपका जो है अफगानिस्तान, इधर सौराष्ट्र हो गया, और ये आपका दक्षिण में उत्तरी कर्नाटका। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। पश्चिमी भारत विजय, ठीक है, जो मैंने बताया था अभी कि भाई सौराष्ट्र, ये पश्चिमी भारत विजय देखिए कि रुद्रादमन के जो है गिरनार अभिलेख में ये बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, ठीक है। और सुदर्शन झील के निर्माण की बात आ रही है यहाँ पर। पुष्यगुप्त वैश्य करके चंद्रगुप्त का राज्यपाल था, इसने जो है सौराष्ट्र रीजन में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। आगे हम देखेंगे सुदर्शन झील की मरम्मत का भी काम करवाया गया मौर्य शासकों द्वारा, लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में वर्णन है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र तक का जो प्रदेश था जीतकर प्रत्यक्ष वहां पर शासन स्थापित किया। सौराष्ट्र मैंने बताया था पिछले मैप में आपका जो है ये है सौराष्ट्र,
ठीक है, गुजरात काठियावाड़ रीजन। तो ये आपका, और यहीं पर जो है आप कहेंगे कि जो है सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यमित्र करके, पुष्यगुप्त करके वैश्य हैं जो चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। उसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में बताया था मौर्य साम्राज्य के स्रोतों में, तो वहाँ पर मैंने संगम साहित्य की बात की थी। तो दक्षिण भारत विजय का वर्णन जो है संगम साहित्य से मिलता है। उसको हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय के संबंध में अशोक के अभिलेखों, जैन, संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से अशोक के बहुसंख्य अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक अपने अभिलेखों में स्वयं द्वारा दक्षिण भारत विजय का दावा नहीं करता है। तो देखिए, जैसे अगर हम दक्षिण भारत के विजय की बात करते हैं तो बिंदुसार कोई बहुत महान विजेता था नहीं, अशोक दावा भी नहीं करता है कि उसने दक्षिण भारत पर विजय की, लेकिन दक्षिण भारत जो है मौर्य साम्राज्यों के अंतर्गत था, तो कहीं ना कहीं जो है इसको विजित करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया बहुत से अभिलेख मिले हैं, और एक इम्पॉर्टेंट अभिलेख मिला है जो इसकी पुष्टि करता है कि भाई 14वीं आपका ये जो अभिलेख है कि 14वीं शताब्दी में मैसूर में एक अभिलेख मिला है जो कि शिकारपुर तालुके, जिसमें इस अभिलेख में जो है शिकारपुर तालुका की रक्षा की जिम्मेदारी मौर्यों के पास थी, ऐसा इस अभिलेख में लिखा गया है। तो अगर जिम्मेदारी मौर्यों के पास थी तो जरूर जो है मौर्यों के साम्राज्य का ही पार्ट रहा होगा ये कर्नाटका वाला रीजन, उत्तरी कर्नाटका वाला रीजन। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार करता है और श्रावण बेलगोला, ठीक है, श्रावण बेलगोला में जाकर वो अपना जो है संलेखना द्वारा जो है मृत्यु को प्राप्त करता है, और चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर वो तपस्या भी करता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर वो तपस्या कर रहा है और श्रावण बेलगोला में आकर जो है संलेखना द्वारा जो है अंतिम समय में मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके साम्राज्य का ही पार्ट था। इसके अलावा मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो है एक आहनारूर करके जो है ग्रंथ है संगम साहित्य में, तो आहनारूर के जो लेखक है मामूल नार हैं, तो मामूल नार के ग्रंथ आहनारूर में संगम साहित्य का एक ग्रंथ है जिसमें ये वर्णन है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना लेकर दक्षिण के क्षेत्र में मोहर के राजा पर आक्रमण किया, और इस अभियान में कोसर तथा वाडुंगर नामक दो मित्र जातियों ने मदद की। वाडुंगर कहाँ, आंध्रा की एक जाति थी। जो वाडुंगर है वो कहाँ है, आंध्रा की एक जाति थी, आंध्र प्रदेश की एक जाति थी। तो कोसर मतलब आप कह सकते हैं ऊपर ऊपर के जो आप कह सकते हैं राज्य थे साउथ इंडिया के, तो इनकी मदद से जो है उसने जो है दक्षिण क्षेत्र के मोहर के राजा पर आक्रमण किया। ऐसा वर्णन किस ग्रंथ में है, आनानूर में है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, जो मामूल नार जो है संगम लेखक है उनके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस में भी जो है कि साम्राज्य को चतुः समुद्र पर्यंत कहा गया है। ठीक है, चतुः समुद्र पर्यंत जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कहा गया है, और इस तरह से उसका साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर उत्तरी कर्नाटक, उसको हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। महावंश में भी वर्णन है कि भाई कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण जम्बू द्वीप का स्वामी बना, जम्बू द्वीप अर्थात भारत उस समय का जो था। आगे फिर हम देखें, हाँ जो इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम पीरियड पढ़ रहे हैं तो दो अभिलेख मिले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक महास्थान अभिलेख और एक सौगौरा अभिलेख है। तो ये दो अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य कालीन अक्सर एग्जाम में आता है। सौगौरा अभिलेख जो है किस राजा से बिलोंग करता है, तो अशोक है या चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका सही होगा। अब देखिए सौगौरा अभिलेख की बात करते हैं हम पहले। तो सौगौरा अभिलेख कहाँ है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, गोरखपुर में है। ठीक है, तो गोरखपुर में सौगौरा एक विलेज है, क्षेत्र है, वहाँ पर ये जो है कांस्य पत्र पर जो है 4 पंक्तियों वाला अभिलेख है, जिसकी लिपि जो है ब्राह्मी और भाषा जो है प्राकृत है। ठीक है, 1893 में ये अभिलेख मिला था, इसकी खोज हुई थी, और एक मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो कि ताम्रपत्र पर है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये हो गया अभिलेख, प्राकृत भाषा में है, लिपि जो है ब्राह्मी है, इतना जानने की चीज है। अब इस अभिलेख में कंटेंट क्या है, क्या आदेश दिया गया है, क्या है। तो पहली बात, एक लाइन में अगर हम देखें तो ये जो है सूखे से संबंधित, मतलब सूखा में अनाज का जो संकट था उस
संकट के लिए एक आदेश पारित किया गया है। अब ये क्या है देखिए, श्रावस्ती के महामात्र जो हैं उस द्वारा, महामात्र मतलब प्रशासनिक अधिकारी, आज के आईएएस आप समझ सकते हैं। तो श्रावस्ती के महामात्रों द्वारा एक मानवस्ती करके एक जगह है, वहाँ से आदेश पारित किया गया या प्रेषित किया गया, जहाँ कहा गया है कि त्रिवेणी, मथुरा, चंचू, मोडमा, भट्ट में अवस्थित जो है अनाज गृह है, उनका उपयोग सूखा तथा अकाल की परिस्थिति में किया जाएगा। और इस लेख में अन्नागार का चित्र उत्कीर्ण है। तो ये चीज़ है इसमें भाई कि मतलब सूखे के समाधान के लिए जो है श्रावस्ती के महामात्रों द्वारा ये आदेश दिया गया है, प्रेषित किया गया है कि इन इन क्षेत्रों में त्रिवेणी, मथुरा, चंचू, मोडमा, भट्ट में जो अनाज गृह है उसका अनाज जो है अकाल की परिस्थिति में, सूखे की परिस्थिति में उपयोग किया जाए। और इस लेख में अन्नागार का भी चित्र उत्कीर्ण है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हम महास्थान अभिलेख की बात कर लें तो ये भी आपका एक चंद्रगुप्त मौर्यकालीन अभिलेख है। कहाँ है? बांगुड़ा जिला है, बांग्लादेश में। 1931 ईस्वी में चूना पत्थर पर जो है 7 पंक्ति का अभिलेख है। इसमें भी जो है ब्राह्मी लिपि है और जो है प्राकृतिक भाषा है। इसमें भी अकाल से संबंधित ही आदेश हैं। इस लेख में जो है सम्राट द्वारा, मतलब ये सम्राट द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कह सकते हैं, ये आदेश दिया गया है पुड्र नगर के संवर्गीय समुदाय के लिए कि उनको राहत प्रदान की जाए। अब ये राहत कैसे प्रदान की जाए संवर्गीय समुदाय के लिए? एक तो गंधक जो है सिक्कों द्वारा ऋण दिया जाए, मतलब गंधक जो है सिक्के उस समय प्रचलित थे, तो ऋण उपलब्ध कराया जाए। और राहत कार्य के दूसरे चरण में जो अन्नागार है उसमें जो कह सकते हैं अनाज उपलब्ध है उसको जो है उपलब्ध कराया जाए इस संवर्गीय समुदाय के। कहा कि पुड्र नगर के संवर्गीय समुदाय को जो है अनाज की सहायता दी जाए, ऋण की सहायता दी जाए। ये आदेश जो है किसके द्वारा? सम्राट द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो इस अभिलेख में ये कंटेंट है इसका। और इस अभिलेख से हम ये कह सकते हैं भाई, महास्थान अभिलेख जो है, अगर कोई राजा कहता है बांग्लादेश में, ठीक है, अनाज बांग्लादेश के लोगों के लिए या बांग्लादेश में जो संवर्गीय समुदाय है उस समुदाय के लिए चिंतित है और अनाज प्रबंध की बात करता है, तो जरूर जो है बांग्लादेश उस समय का जो है आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में वो उसी के साम्राज्य का अंग था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो महास्थान अभिलेख से होती है। ये हो गया। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय। तो भाई संलेखना याद रखिएगा, जैन में मतलब जैन ग्रंथ का अनुयायी हो जाता है। परिशिष्ट पर्वन मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट ग्रंथ इधर जैन ग्रंथ का, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसमें जो है अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अब वो जो मैंने बताया कि भाई 12 वर्ष का जो है 12 वर्ष का जो है भयंकर अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने 12,000 समर्थकों के साथ जो है उत्तरी कर्नाटक, वही श्रावण बेलगोला आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है बिंदुसार को अपनी सिंहासन त्याग कर देता है। ठीक है। और तपस्या करने चला आता है श्रावण बेलगोला। और इस स्थान पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा, याद रखिएगा संलेखना 298 ईसा पूर्व में। संलेखना आप कह सकते हैं कि जो है जल और अन्न का त्याग, जैन परंपरा है एक, जिसमें जो है अंतिम समय में व्यक्ति जो है अन्न और जल का त्याग कर देता है। तो उसी संलेखना विधि द्वारा जो है शरीर का त्याग करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में। इस संलेखना विधि द्वारा शरीर के त्यागने का वर्णन भी जो है बृहत कथा कोश में है, बद्रभाव चरित में है, राजा बलि कथा में है, मुनि वंशाभ्युदय में भी जो है इस बात को बोला गया है कि संलेखना विधि द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने शरीर का त्याग करते हैं। दूसरा जो शासक है बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और 273 ईसा पूर्व में उसकी डेथ होती है। तो बिंदुसार जो है मौर्य साम्राज्य का नया शासक चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद। अब बिंदुसार की माँ की बात करते हैं तो दो मत हैं। एक तो आपका जो है जैन परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि उसकी माँ का नाम जो है दुर्धरा था, याद रखिएगा, दुर्धरा उसकी माँ का नाम था। जबकि भविष्य पुराण के अनुसार हेलेना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, सेल्युकस की जो पुत्री थी, जिसका जो मैंने बताया 303 ईसा पूर्व में सेल्युकस और बिंदुसार के सेल्युकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो समझौता हुआ था, संधि हुई थी,
तो हेलेना की जो शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी, तो हेलेना को ही जो है भविष्य पुराण में बताया जा रहा है। भविष्य पुराण में जो कथन है उसके आधार पर कुछ विद्वान बताते हैं कि हेलेना ही बिंदुसार की माँ थी, जबकि जो है जैन जो ग्रंथ है वो इशारा करते हैं दुर्धरा नाम था। इसके अलावा देखें एक बहुत प्रचलित कथा है कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। तो आप देखें तो चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा हो गई, हेलेना हो गई, और एक पत्नी नंदिनी थी। तो जो हेलेना जो थी दुर्धरा और नंदिनी से द्वेष करती थी। अब जब दुर्धरा प्रेग्नेंट थी तो हेलेना ने क्या किया, एक नाग कन्या की सहायता से जो है दुर्धरा को विषपान करवा दिया। परंतु जो है चाणक्य और नंदिनी की सूझबूझ से जो दुर्धरा का पुत्र था जीवित बचा। सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, सिजेरियन तकनीक से बच्चे का जन्म हुआ, और जन्म के बाद जो है उसका नाम बिंदुसार इसलिए रखा गया कि उसके सर पर जो विषपान कराया गया था उसका बिंदु दृष्टिगोचर हो रहा था। मतलब सर पर एक बिंदु की आकृति बनी हुई थी उस विषपान की वजह से, जो हेलेना द्वारा जो है दुर्धरा को विषपान करवाया गया था। तो उसी बिंदु के जो है होने से जो है उसका नाम जो है बिंदुसार पड़ा। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, एक जो आख्यान है, आख्यान मीन्स कथा है। इसके अलावा आगे देखेंगे कि वायु पुराण में जो है बिंदुसार का नाम भद्रसार है तथा अन्य पुराणों में वारिसार है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई वायु पुराण में क्या है, तो भद्रसार नाम है। इसके अलावा में सिंहसेन भी नाम उसका मिलता है। कहाँ पर मिलता है कि राजा बलि कथा करके एक ग्रंथ है, कन्नड़ जैन ग्रंथ है, उसमें जो उसका सिंहसेन नाम मिलता है। बिंदुपाल भी उसका नाम मिलता है। चीनी ग्रंथ जो है फायु फायुयन चूलिन में एक चीनी ग्रंथ है जिसमें जो है बिंदुसार का नाम बिंदुपाल मिलता है। ठीक है, तो बिंदुसार के नाम सिंहसेन हो गए, वारिसार हो गए, बिंदुपाल हो गए। इसके अलावा यूनानी लेखकों ने जो है, जैसे एथनियस ने अमित्रोकेट्स कहा है बिंदुसार को, स्ट्रैबो ने अलित्रोकेट्स कहा है। जैसे आपने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकेट्स और एंड्रोकेट्स कहा गया है। इस तरह से अब यहाँ पर बिंदुसार को जो है एथनियस कह रहा है अमित्रोकेट्स या अलित्रोकेट्स, या आप ऐसे अब याद रखिएगा भाई, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अलित्रोकेट्स या अमित्रोकेट्स कहा है। अब ये किसका अपभ्रंश है? ये अपभ्रंश है अमित्रघात का। संस्कृत का रूपांतरण है अमित्रघात। अमित्रघात मतलब जो है दुश्मनों का नाश करने वाला। तो पतंजलि के महाभाष्य में जो है बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, और उसी अमित्रघात का जो अपभ्रंश हो गया अमित्रोकेट्स और अलित्रोकेट्स, ये जो ग्रीक लेखकों ने जो है बिंदुसार के लिए जो है संबोधित किया है ये नाम। इसके अलावा बिंदुसार की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ, उपलब्धि यही रही, मौर्य साम्राज्य जो बना था, चंद्रगुप्त मौर्य जो बना के गए वो अखंड रहा। ठीक है, और बिंदुसार ने उस पर जो है नया प्रदेश कोई विजित तो नहीं किया, लेकिन जो पूरा साम्राज्य था उस पर अपना अखंड आधिपत्य बनाए रखा। इसके अलावा थोड़ा सा बिंदुसार के शासनकाल में अशोक का वर्णन आता है। तो देखेंगे भाई तक्षशिला विद्रोह, 2 बार जो है तक्षशिला में विद्रोह हुए। तो बिंदुसार के 2 पुत्र थे, मतलब कई पुत्र थे, लेकिन आपका एक पुत्र जो है सुसीम था, जो कि बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र था, और दूसरा पुत्र जो था अशोक था। तो सुसीम को जो है तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था। तक्षशिला जो है उत्तरापथ, मतलब जो मौर्य साम्राज्य के प्रांत थे उसमें एक प्रांत उत्तरापथ था, दूसरा प्रांत जो है मध्य प्रांत था। तो मध्य प्रांत की जो राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैनी का जो गवर्नर था वो आपका अशोक का बिंदुसार का दूसरा पुत्र जो अशोक था, और सुसीम जो है उत्तरापथ की जो राजधानी तक्षशिला थी उसका गवर्नर था। तो विद्रोह होता है तक्षशिला में, जनता ने विद्रोह किया, और सुसीम जो है गवर्नर है तक्षशिला का, वो विद्रोह को जो है शांत नहीं करा पा रहा है। तब जो है अशोक को जो है उज्जैनी से तक्षशिला भेजा गया। ठीक है, जहाँ पर जो है अशोक जो इन विद्रोहों को जो है शांत करवाता है, और जो निकल कर बात सामने आती है, कुछ अमात्य जो थे तक्षशिला में वो जो है प्रजा का शोषण कर रहे थे, उस वजह से ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के दमन के पश्चात जो एक इतिहासकार हैं तारानाथ, जिनका नाम है, जो तिब्बती इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया कि जो है कि अशोक जब तक्षशिला को विद्रोह को शांत कराने गया, ठीक है, इन विद्रोह के दमन के पश्चात उसने जो है स्वस करके राज्य है, ठीक है, स्वस राज्य, और नेपाल के भी कुछ विद्रोह थे, उन विद्रोहों का भी उसने क्या किया, दमन किया। स्वस प्रदेश में और नेपाल के विद्रोह का भी उसने दमन किया।
ठीक है, तो ये है तक्षशिला का पहला विद्रोह। तक्षशिला का जो दूसरा विद्रोह था बिंदुसार के अंतिम समय में हुआ। ये कोई जो है वहाँ की प्रजा ने, तक्षशिला की प्रजा ने कोई विद्रोह नहीं किया था। ये जो है राज दरबार के षड्यंत्रों का परिणाम था। इस विद्रोह का दमन करने हेतु ये जो है सुसीम को भेजा गया। इस विद्रोह का, तक्षशिला का विद्रोह दूसरी बार जो हुआ, उसको जो है दमन करने हेतु इस बार जो है सुसीम को भेजा गया। सुसीम वहाँ पर सगयाम है, ये सुसीम है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी शासकों के साथ अच्छे संबंध थे, उसी संबंधों को आगे बढ़ा रहा है बिंदुसार। बिंदुसार के समय जो है सीरिया का शासक जो है एंटियोकस प्रथम है, और उसने जो है डाइमेकस नाम का अपना जो है राजदूत भेजा, जो मेगास्थनीज के स्थान पर नियुक्त हुआ। तो सोचिए, उसके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके समय मेगास्थनीज था, और खुद बिंदुसार के समय जो है एक राजदूत था डाइमेकस, वो भी आपका एक यूनानी राजदूत था। इसके अलावा एथनियस ने जो है बिंदुसार और एंटियोकस प्रथम जो सीरिया का शासक था उनके बीच में एक अच्छा मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार है, उसका वर्णन दिया। एथनियस ने लिखा है कि भाई बिंदुसार ने जो है सीरियाई नरेश एंटियोकस से जो है 3 वस्तुओं की डिमांड की। पहली थी मीठी मदिरा, और दूसरी वस्तु थी जो है सूखे अंजीर, और तीसरा था सोफिस्ट। सोफिस्ट मतलब फिलासफर। तो जो एंटियोकस प्रथम था उसने प्रथम 2 वस्तुओं की डिमांड तो मान ली, लेकिन सोफिस्ट के बारे में, फिलोसफर के बारे में, दार्शनिक के बारे में उसने कहा कि दार्शनिक कोई क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है। ये दार्शनिक को भेजने से उसने मना कर दिया, लेकिन मीठी मदिरा और सूखे अंजीर जो है आप कह सकते हैं बिंदुसार के पास भिजवाएं। तो ये यूनानी और बिंदुसार के समय जो है संबंधों की स्थिति को जो है प्रकट कर रहा है। यहाँ पर आगे हम देखें, प्लिनी के अनुसार जो है मिस्र का शासक जो है टालमी द्वितीय था, उसने भी अपना एक कह सकते हैं दूत भेजा था। उस दूत का नाम था डायोनिसियस। ठीक है, डायोनिसियस ने दूत जो है टालमी द्वितीय ने, मिस्र के शासक ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके अलावा अगर हम प्रशासन की बात करने तो जो है साम्राज्य जो है जैसे मैंने बताया प्रांतों में विभाजित था। जैसे मैंने बताया भाई उत्तरापद था जिसका जो है राजधानी तक्षशिला हुआ करता था। उसके अलावा दक्षिणापद था, एक मध्य प्रांत था जिसकी राजधानी जो है आपका उज्जैनी थी। तो इन जो है प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किया जाता है। स्पेशली ये कुमार या राजकुमार हुआ करते थे, गवर्नर या राज्यपाल आप कह सकते हैं। महामात्र हुआ करते थे बिंदुसार के समय। ठीक है, महामात्र मैंने बताया कि आईएएस अधिकारी, ऑफिसर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि भाई मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, बहुत बड़ी मंत्रिपरिषद हुआ। दिव्यादान में लिखा है कि जब एक बहुत बड़ी मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, ठीक है, बिंदुसार के समय, जिसमें 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी, और जिसका प्रधान खल्लाटक था। खल्लाटक एक व्यक्ति का नाम है, तो खल्लाटक जो है उसका प्रधान था उस मंत्रिपरिषद का। इसके अलावा फिर हम आगे देखें, ठीक है, परशिष्ट पर्वन के अनुसार, जो कि ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाई तारानाथ ने इसके बारे में लिखा। परशिष्ट पर्वन जो जैन ग्रंथ है उसमें भी है कि चंद्रगुप्त के समय जो आपका महामंत्री या प्रधानमंत्री आपके चाणक्य थे वो बिंदुसार के समय भी हैं, लेकिन अंतिम समय में अगर आप बात करते हैं तो चाणक्य जो है, चाणक्य को रिप्लेस, चाणक्य के बाद जो है राधागुप्त जो है महामंत्री बनते हैं। तो बिंदुसार के समय उसको 2 महामंत्री, एक तो राधागुप्त लास्ट में, और आपके चाणक्य जो है शुरुआत में जो है आपके। ये कहानी है कि मतलब चाणक्य जो है बिंदुसार के समय में भी है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी है। और उसके बाद जो है बिंदुसार के समय अगर आप देखेंगे राधागुप्त जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अशोक को गद्दी पर बैठवाने में। तो अशोक भी जो है राधागुप्त को जो है महामंत्री नियुक्त करता है, उसको हम आगे देखेंगे। बिंदुसार के अगर हम धार्मिक विचारों की बात करें तो आजीवक संप्रदाय का वो अनुयायी था। और यहाँ पर जो है पॉइंट है कि दिव्यावधान में वर्णन है, पिंगल वत्स नाम का एक जो है आपका ज्योतिषी था, आजीवक जो है परिव्राजक साधु आप कह सकते हैं, आजीवक साधु जो ज्योतिषी था पिंगल वत्स, उसने अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे पॉइंट पर जाएंगे। वीडियो आपका लंबा हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं मैं उन चीज़ों को कवर करूँगा इसमें, भले ही वीडियो लंबा हो जाए। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की आप कह सकते हैं डेथ के बाद
बिंदुसार की डेथ के बाद जो है अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो उसकी परिस्थितियों को देखते हैं अशोक के, जो कि महत्वपूर्ण शासक था। और बहुत से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं अशोक के से संबंधित, अशोक के पुत्रों से संबंधित, अशोक की पुत्रियों से या पत्नियों से संबंधित, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो अशोक का जो है प्रारंभिक जीवन जो है अगर हम देखें तो उसका भी मुख्य स्रोत बौद्ध ग्रंथ है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। पिता तो बिंदुसार थे, माता का नाम जो है सुभद्रांगी दिया गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में अन्य भी जो है नाम है उसकी माता के, एक धम्मा नाम है जो कि महावंश टीका बसंत प्रकाशनी है, महाबोधि वंश है, और जनपद कल्याणी, ये भी जो दो नाम आते हैं बौद्ध ग्रंथों में किसके, सुभद्रांगी के ही नाम हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अशोक था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अशोक के बारे में, अनधिकृत रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ, मतलब जो है बिंदुसार की इच्छा के विपरीत जो है वह गद्दी पर बैठ रहा है। और सिंहली जो अनुश्रुतियाँ उसके अनुसार जो है 99 भाइयों को मारकर जो अशोक गद्दी पर बैठा, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण है, विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर तारानाथ लिखते कि नहीं, 99 भाई नहीं, 6 भाइयों को मारकर वो गद्दी पर बैठा, जिसे विश्वसनीय कहा जा सकता है। लेकिन इसको भी आंशिक रूप से हम सही कह सकते हैं, क्योंकि अशोक ने खुद जो है अशोक ने खुद जो है अपने अभिलेखों में, अगर आप देखेंगे, अगर ये हम लास्ट पॉइंट की अगर हम देखें कि जो है कि ये जो 99 भाइयों की मारने की कल्पना है, मतलब 99 भाइयों की हत्या की बात है, कोरी कल्पना है, क्योंकि अशोक ने 5वें शिलालेख में खुद उसने कहा कि भाई उसने अपने जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख किया, तो कैसे हो सकता है कि वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके मार दे। ठीक है, तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। आगे हम देखेंगे दिव्यावदान में बिंदुसार ने मरते समय अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसकी मंत्रिपरिषद अशोक के पक्ष में थी। राधागुप्त, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो है बिंदुसार का महामंत्री था, वो महामंत्री भी अशोक का सहयोगी था, और अशोक ने सम्राट बनने के बाद उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, इसके अलावा अशोक पूछा जाता कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैनी का गवर्नर था। ठीक है, बिंदुसार के समय में। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक 273 ईसा पूर्व में, मतलब 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 273 बीसी में 273 बीसी में। लेकिन जो उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, याद ध्यान रखिएगा। उसकी जो भी शिलालेख में घटनाएं हैं उसके राज्याभिषेक के 7वें 8वें वर्ष ऐसे वर्णन है, राज्याभिषेक के बाद से ही काउंट हुआ होती है, ना कि उसके जो सिंहासनासीन होने से काउंट हो रही है। मतलब राज्याभिषेक होने के बाद से जो है उसकी घटनाओं का वर्णन उसके जो है शिलालेखों में मिलता है। 4 वर्ष का समय अगर आप देखेंगे, बीच में गैप मिल रहा है, 273 में गद्दी पर बैठा, राज्याभिषेक जो है 269 में हो, तो 4 वर्ष का अंतराल जो है उसके लिए सत्ता संघर्ष का समय था। और सामान्यतः जो है अगर हम देखें उसका सत्ता संघर्ष अपने भाई सुसीम के साथ ही था। ठीक है, और आगे जैसे मैंने बताया कि ये जो 99 भाइयों के मारने की बात है, कोरी कल्पना ही है। अब अगर हम देखें बौद्ध साहित्य में कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक को जो है रक्त पिपासु निर्दयी दिखाया गया है। जैसे अगर हम देखें कि भाई उसको कामाशोक बोला गया है, चंडाशोक बोला गया है, कब, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व, कल्पित नामों से उद्धृत किया गया है। तो कामाशोक मतलब काम भोग विलास में लिप्त रहने वाला, चंडाशोक मतलब निर्दयी। ठीक है, तो इसे इन काल्पनिक नामों से, कल्पित नामों से उद्धृत किया गया है, जो बता रहा है कि भाई अशोक कितना निर्दयी था। इसके अलावा जो है एक विवरण ये भी है कि भाई अशोक ने जो है राधा गुप्त जो उसके महामंत्री थे उनके संकेत पर जो है पाटिलपुत्र में नरक द्वार बनवाया। ठीक है, नरक द्वार मतलब आप कह सकते हैं एक जेल या नरक गृह था, जहाँ पर जो है कैदियों को अलग अलग तरीक़ों से सजाएं दी जाती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था। वेन सांग भी ये दावा करता है, उसने एक जो है नरक स्तंभ देखा था अशोक का, और उज्जैन में भी जो है एक नरक ग्रह का वर्णन जो है वेन सांग करता है। फायान ने भी लिखा है कि जो है अशोक ने जो है स्वयं इन स्थानों का निरीक्षण किया
तथा यातना विधियों का निरीक्षण किया। मतलब वो अशोक स्वयं जाता था, देखने जाता था कि जो है किस किस तरह से लोगों को यातनाएं दी जाती हैं। बाल पंडित करके जो है प्रभाव में आने के बाद जो है अशोक ने इन यातना गृहों को बंद करवा दिया, और बाद में फिर जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म को प्रभाव में आकर वो धर्माशोक बन गया, धर्माशोक बन गया। पहले जहाँ पर वो कामाशोक, चंडाशोक था, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के बाद वो धर्माशोक बन गया। अब जो है अशोक की पत्नियों की अगर हम बात कर लें तो अशोक की पहली पत्नी जो है विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी, इसका नाम देवी या महादेवी है। ये अशोक की पहली पत्नी थी। सिंहली जो है अनुश्रुतियाँ जो हैं सिंहली परंपराओं में इसका वर्णन है। और विदिशा उस समय बौद्ध धर्म का अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र भी था। जो ये देवी या महादेवी है, इसने जो है विदिशा में विहार बनवाया, ठीक है, जो सांची तथा भिलसा में बने स्मारकों में पहला स्मारक है। इसके अलावा देवी को शाक्य कुमारी, 3 नाम हो गया एक ही पत्नी का, देवी, महादेवी और शाक्य कुमारी, ठीक है। और देवी से पुत्र उत्पन्न हुआ महेंद्र, और पुत्री उत्पन्न हुई संघमित्रा। लेकिन देवी उसकी महारानी नहीं थी, उसकी पटरानी का दर्जा नहीं था। तो पटरानी का दर्जा मिला था अशोक की दूसरी पत्नी को, जिसका नाम था असंधिमित्रा, और वो अधिकांश अवधि तक जो है अशोक की पटरानी बनी रही। इसके अलावा अशोक की तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था तिष्यरक्षिता, जो असंधिमित्रा जो थी उसकी मृत्यु के पश्चात जो है पटरानी बन रही है। और जो अशोक की चौथी पत्नी है वो पद्मावती है, ठीक है, जिससे जो है अशोक को पुत्र जो है कुणाल की उत्पत्ति हो रही है। कुणाल की माँ जो है पद्मावती थी, और कुणाल को जो है धर्म विवर्धन के नाम से भी जाना जाता। दिव्यावदान के अनुसार जो है तिष्यरक्षिता जो अशोक की जो तीसरी पत्नी थी उसने कुणाल को अंधा करवा दिया था। तो अशोक की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 पत्नियों का जिक्र हो गया। 2 पुत्र यहाँ पर आ गए, एक आपका महेंद्र और उसके बाद दूसरा पुत्र आपका कुणाल हो गया। एक पुत्री है जो आपका क्या हो गई, मतलब एक पुत्री अब तक जो है वो आपका संघमित्रा। आगे अगर हम देखें अशोक की एक और रानी का उल्लेख मिलता है अभिलेख में, ये तो मैंने ग्रंथों की बात की, कारुवकी, ठीक है। कारुवकी रानी का अशोक के अभिलेखों में नाम मिलता है, और कारुवकी से उत्पन्न जो पुत्र था उसका नाम तीवर था। तीव्र यहाँ पर लिखा है लेकिन वो तीवर जो है पुत्र है। और अभिलेखों में जो अशोक के जो है तीवर का ही नाम मिलता है, ना महेंद्र का नाम मिलता है और ना ही जो है कुणाल का नाम मिलता। तीवर का नाम और उसकी रानी जो है कारुवकी का नाम जो है अभिलेखों में मिलता है। अशोक के ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो वो जो मैंने 3-4 नाम पत्नियां बताई, तो इस तरह से 5 पत्नियां हो गए। और आपके जो हैं एक और पुत्र है जो है राजतरंगिणी में अशोक के एक पुत्र और है, जालौक का जो है उल्लेख मिलता है। तो ये जो है पुत्र हो गए जालौक, कुणाल, तीवर, महेंद्र, ये 4 पुत्र हो गए। और रानियों की अगर हम बात करते हैं तो आपका कारुवकी हो गई, तिष्यरक्षिता हो गई, उसके बाद असंधिमित्रा है। असंधिमित्रा से पहले अगर आप देखें तो एक पद्मावती रानी है, फिर उसके बाद पहली जो रानी थी जिसका नाम देवी या महादेवी था। तो इस तरह से जो है उसकी पत्नियां थीं। एक और पुत्री है, अभी तक आपने देखा कि जो है संघमित्रा पुत्री है, चारुमती करके भी पुत्री है। उसका विवाह जो है क्षत्रिय देवपाल से हुआ था। अशोक की लुम्बिनी यात्रा में जो है देवपाल जो है अशोक के साथ ही था। और नेपाल में देवपत्तन नामक जो है अशोक द्वारा ही बसाया गया, हो सकता है देवपाल से रिलेट करके। और ललित पत्तन और मंजू पत्तन जो नगर है, मतलब ललित पत्तन या जिसको मंजू पत्तन भी कहा जाता है, वो भी बनाने का श्रेय किसको है, अशोक को है, ठीक है। तो ये रहा मोटा मोटा अशोक के बारे में अब तक। और अशोक के जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट घटना जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कलिंग युद्ध, ठीक है। तो अशोक के राज्याभिषेक के बाद प्रथम तथा अंतिम विजय क्या थी, कलिंग युद्ध की थी। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई कलिंग जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय अंडर में था मौर्य साम्राज्य के, लेकिन जो बिंदुसार के समय कहीं ना उसने स्वतंत्रता अपनी घोषित कर ली थी। और कलिंग जो है एक हाथियों और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, ऐसा जो है कौटिल्य ने के विवरण से अर्थशास्त्र में लिखा गया है। कौटिल्य विवरण के अनुसार तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग राज पर आक्रमण किया गया। उस समय राजधानी तोसली थी। कलिंग का राजा कौन था, इस पे जो है बौद्ध ग्रंथ या जो भी साहित्य हैं, अभिलेख हैं, वो मौन है, लेकिन जो है राजधानी तोसली थी।
तो युद्ध हुआ। और इस युद्ध को जो है वर्णन जो है अशोक के 13वें जो मुख्य शिलालेख में है। इम्पॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में है। कुल 14 मुख्य शिलालेख हैं अशोक के, और 8वां जो मुख्य शिलालेख है उसमें कलिंग विजय के 4 वर्ष पश्चात जारी किया गया, जिसमें अशोक घोषणा करता है कि कलिंग देश में जितने लोग मारे गए या कैद हुए उसके 100वें या 1000वें हिस्से का नाश भी अब देवानामपी के लिए बड़े दुख का कारण होगा। तो 8वें मुख्य शिलालेख में अशोक के लिए देवानामपी जो है शब्द आया है, और अशोक घोषणा करता है कि जितने लोग मारे गए उसका जो 100वां या 1000वां अभी जो है अब वह जो है उसके लिए बहुत बड़े दुख का कारण होगा। आगे हम देखें, फिलहाल कलिंग विजय के बाद मगध साम्राज्य का प्रांत कलिंग बन गया और किसी राजकुमार को वहाँ का उपराजा नियुक्त कर दिया गया। और ये अशोक का साम्राज्य आप देख सकते हैं कि भाई उत्तर में अगर आप देखें अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटका तक का पूरा राज्य, वहाँ तो मौर्य के समय अगर आप देखेंगे तो उत्तरी कर्नाटका था, लेकिन अशोक के समय पूरा अगर आप देखें कर्नाटका, पश्चिम में काठियावाड़ सौराष्ट्र का रीजन, और आप देखें कि भाई इधर बंगाल तक का रीजन जो है, मतलब दक्षिण भाग और आसाम को छोड़ दिया है तो पूरा भारत, अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, सब ये अशोक के साम्राज्य के क्या थे, पार्ट थे। तो यहाँ तक हमने दोस्तों वीडियो को कवर किया, जिसमें हमने इन राजनीतिक इतिहास देखा, और अगले वाले वीडियो में जो है और बातों का जो है बचा हुआ जो है इस मौर्य साम्राज्य का है उसको हम कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो का जो मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई इसका जो PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।